So this is the third problem, that is called the relativistic Doppler effect. So you already know what Doppler effect is. जब भी कोई साउंड से रिलेटेड या लाइट रेडिएशन से रिलेटेड कोई सोर्स जो है और कोई ऑब्जर्वर जो है, इनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होता है, देन देयर इज एन अपैरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर वेव इन्वॉल्व्ड. तो जैसे गाड़ियां आती है रास्ते में, तुम दूर होता है, तुम्हारे पास आता रहता है, तो यू सी दैट देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, एंड जब तुमको क्रॉस करके तुमसे दूर चला जाता है, तब ऑल्सो देयर इज एन अपैरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. इवन इन द केस ऑफ लाइट, जब हम नॉर्मल जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं, जब गैलेक्सीज दूर जा रहा होता है, गैलेक्सीज तुम्हारे पास आ रहा होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर रेड शिफ्ट दैट हैपेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर ब्लू शिफ्ट दैट हैपेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो दैट शिफ्ट इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ द अपैरेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर. तो साउंड के केस में भी होता है और लाइट के केस में भी होता है, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट. साउंड के केस में जो होता है वो तो नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट होता है, जो यू कैन प्रूव यूजिंग नॉर्मल आइडियाज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रिलेटिव मोशन. बट जो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली व्हेन अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटीज नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, तो इफ देयर इज अ सोर्स which is also emitting some kind of electromagnetic radiation, तो उस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या ऑब्जर्व करेगा? I mean if the source is emitting a frequency of light of nu, तो जो relative motion पे है ऑब्जर्वर, he will not observe nu, he will observe nu dash. Okay, so this is like everything else. Like observer अगर बहुत high velocity में है तो वो length का measurement अलग करेगा, not the rest length. वो time का measurement अलग करेगा, not the proper time. वो mass का measurement अलग करेगा, not the rest mass. वो वेलोसिटीज का मेजरमेंट अलग करेगा. सिमिलरली वो फ्रीक्वेंसीज का मेजरमेंट भी अलग करेगा. सो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सो लेट्स सपोज देयर इज सम काइंड ऑफ अ सोर्स व्हिच इज एमिटिंग सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हम जनरल केस के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है? वी विल ट्राई टू प्रूव इट फॉर द जनरल केस. ऑलराइट, सो लेट्स सपोज दिस इज x. एक ही पर्टिकुलर प्लेन में देखते हैं. लेट्स सपोज दिस इज x, okay, and let's suppose this is phi angle at which some kind of a wave is being emitted. So this photon has an energy of, let's suppose, h nu, and it has a relativistic ordinary momentum of E upon c, so it is h nu upon c. Okay, now इसी similar process को अगर ये rest frame में हो गया, okay, this is a rest frame of source, rest frame of source. Okay, there is some kind of a source here which is emitting light or something like that, anything. So and from the perspective of, let's suppose, a moving frame where there is an observer who is moving at a particular velocity, let's suppose x dash and y dash ले क्या ले dash, ये dash ले लेते, चलो कोई बात नहीं. So if you look at this again from his perspective, let's suppose the energy is going to be E dash is equal to h nu dash, and the momentum is going to be equal to h nu dash upon c, and the angle is going to be phi dash. Okay, so the relative motion is along this direction. So if we do this, then we can automatically look at the four momentum vectors. So let's look at the four momentum. So this is for rest frame, this is for moving frame. Moving frame of observer. ठीक है? So let's look at the four momentum. So the four momentum is P mu is equal to E upon C, right? And the components. So P1, P2, P3, P4, P5, P6 जो भी है. So यहाँ पे जो components क्या होगा? So components can be written as, components can simply be written as P nu, so H nu upon C, ठीक है? And components can be written as P is equal to H by C, right? H nu upon C, right? So H nu upon C, सबसे पहले तो x एक्सिस में लेट्स सपोज cos phi, h nu upon c, y एक्सिस में लेट्स सपोज sin phi, and z एक्सिस है नहीं, we are only looking at 2D, so this is equal to 0. Okay, so this can be written as P nu for the gamma photon or whatever radiation it is.
सो h न्यू बाय c को मैं अगर बाहर ले लूं, सो 1 cos 5 sin 5. तो लाइट के लिए इन जनरल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द फोर मोमेंटम फॉर लाइट कैन बी रिटन एज फॉर फोटॉन कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो है फ्रॉम रेस्ट फ्रेम. हाँ, तो फ्रॉम मूविंग फ्रेम के लिए क्या होगा? सो मूविंग फ्रेम के लिए यूजुअली हम कैसे डिनोट करते हैं? हम बार से डिनोट करते हैं, ई बार न्यू ऐसे डिनोट करते हैं ना, बिकॉज देयर आर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. लेट्स सपोज दिस इज द रेस्ट फ्रेम, इज द एस एंड दिस इज द एस बार, ये एस डैश जो भी है, मैंने यहाँ पे एक्स डैश लिख दिया ना. चलो कंसिस्टेंसी के लिए ये एक्स बार वाई बार ही देते हैं, पर यहाँ पे डैश लिखा, कोई दिक्कत नहीं. सो बार लिख दिया. सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली h nu dash upon c, and this is h nu dash upon c cos phi dash. Okay, इसको देखो, this is what it is going to be, and this is going to be h nu dash upon c sin phi dash, और ये 0 है. so ये तुम्हारा बन गया p bar mu is equal to h nu dash upon c 1. ठीक है, first term, second term is cos phi dash, third term is sin phi dash 0. Okay, so this is the four momentum vector at rest. This is the four momentum vector with respect to some kind of a moving source. तो यहाँ पे because there is only, यहाँ पे जो है इंटरेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वेव को रेस्ट फ्रेम में देख रहे हैं कि उसका जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है. तो हम जब दो फ्रेम्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, देन व्हाट डू? वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सो फोर वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? फोर वेक्टर, किसी भी फोर वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने बताया था, a बार म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ लैम्डा न्यू म्यू a न्यू, राइट? This is the transformation equation for a four vector, where lambda mu is equal to gamma minus gamma beta gamma 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. ठीक है, this is a transformation equation for any kind of a four vector when you compare the components with respect to a rest frame and when you compare the components with respect to moving frame. तो momentum के लिए भी सेम रहेगा. For momentum, yes, any question? Momentum के लिए भी you will have the same kind of equation, lambda mu e mu. Okay, so momentum के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं? Momentum के लिए p bar naught p bar 1. yes, यतेंद्र क्या पूछ रहे हो? सर a की पावर गामा है, a की पावर गामा कहाँ पे? गामा? गामा कहाँ लिखते हैं हम? न्यू. अच्छा, ओके. अच्छा, न्यू की बात कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पे. अच्छा, ठीक है, ओके. गामा नहीं है, वो न्यू है, ठीक है ना. गामा तो फोटोन के लिए यूज कर रहा. हाँ, ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं हमने क्या यूज किया था लास्ट टाइम जब फोर वेक्टर डिफाइन किया था. फोर वेक्टर डिफाइन किया था, कहाँ डिफाइन किया था? हाँ, न्यू यूज किया. हाँ, सही कह रहे हो, मैंने न्यू यूज किया. ठीक है, ओके. हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा, न्यू हो गया. चलो, सॉरी. ओके, सो डज नॉट चेंज एनीथिंग बिकॉज आई हैव टू राइट द कंपोनेंट्स. सो p bar naught, p bar 1, p bar 2, p bar 3. ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस गामा, सॉरी नॉट माइनस गामा, दिस इज इक्वल टू प्लस गामा माइनस गामा बीटा 0 0 माइनस गामा बीटा गामा 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 एंड E0 E1 E2 E3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, एक वेव है उसको हमने रेस्ट फ्रेम से देखा और उसको मूविंग ऑब्जर्विंग फ्रेम से देखा। तो रेस्ट फ्रेम में मैंने फोर मोमेंटम वेक्टर को लिख दिया और मूविंग रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से लिख दिया, और अब दोनों के बीच में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा दिया, बस दैट्स इट। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कितना है, देयर आर 4 इक्वेशंस इन्वॉल्वड, लेकिन हमें जो है 4 इक्वेशंस नहीं चाहिए, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस इक्वेशन। जो दिस इक्वेशन है इससे रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड जो है, so that is what we are interested in, उसी से हम हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा। so उसका इक्वेशन लिख देते हैं। so p bar naught is equal to basically what, gamma p naught minus gamma beta p1, right, plus 0 ये है। so equation associated with the time component, टाइम कंपोनेंट। तो ये इक्वेशन क्या है, तो ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ से कंपोनेंट्स को लिखते हैं, फिर ये यहाँ से लिखते हैं, ये दोनों इक्वेशन है ना हमारे पास, ये रेस्ट के लिए है और ये जो है मूविंग फ्रेम है रेफरेंस के लिए है। तो हम लिखते हैं फिर इसमें पी बार नॉट क्या है, ई बार नॉट है एच न्यू डैश बाई सी, हाँ ई बार नॉट है यहाँ पे एच न्यू डैश अपॉन सी, यहाँ गामा पी नॉट क्या है, पी नॉट है एच न्यू अपॉन सी, ठीक है, माइनस गामा बीटा क्या है, वी अपॉन सी है बीटा का वैल्यू, और पी वन क्या है, पी वन जो है, पी वन इज नथिंग बट कॉस फाइव, कॉस फाइव है, पी वन इज नथिंग बट कॉस फाइव। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, बाकी सब बढ़िया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बस इतना ही है। सो एच न्यू डैश अपॉन सी इज इक्वल टू, सो गामा को हम कॉमन ले लेते हैं, so h nu upon c minus, अरे यहाँ पे h nu by c भी है, P1 में h nu by c भी है ना, सॉरी ये तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, h nu by c, हाँ तो यहाँ पे h nu by c आएगा, h nu upon c cos phi, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा माइनस v upon c h nu upon c cos phi, so this becomes h nu dash upon c is equal to gamma h nu upon c को कॉमन ले लेते हैं, so 1 minus v upon c cos phi, so h cancel, c cancel, h cancel, c cancel, और nu dash is equal to gamma nu, ये nu है, ओके, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये गामा फैक्टर है 1 by root over 1 minus v square by c square, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। सो 1 minus v upon c cos phi, सो ये क्या हुआ तुम्हारा, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 minus v upon c cos phi upon root over 1 minus v square upon c square, यही तो है तुम्हारा जो है डॉपलर इफेक्ट। Doppler effect along general direction, ठीक है, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट फॉर जनरल डायरेक्शन। आप लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का भी यहाँ से निकाल सकते हो। सो फॉर स्पेशल केस अगर देखना चाहते हो, जैसे तुमने पहले दूसरे केसेस में प्रूफ किया होगा, तो फाई इज इक्वल टू 0, सो अगर फाई इज इक्वल टू 0 होगा मतलब बेसिकली यू आर लुकिंग एट द डॉपलर इफेक्ट along the direction of motion। सो मोशन की क्या एक्स एक्सिस में हो रहा है ना, मोशन इज हैपनिंग along the x axis, तो अगर सोर्स की एकदम यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा देन cos phi is going out to be 1, then phi dash is equal to phi 1 minus v upon c root over 1 minus v upon c 1 plus v upon c, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू रूट ओवर 1 माइनस v अपॉन c, सो इसको लिखते हैं दिस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सो 1 माइनस v अपॉन c, सो ये हो गया तुम्हारा
हाँ, सो 1 माइनस बी अपॉन सी रह गया, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस बी अपॉन सी। दैट्स इट। सो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट। ठीक है। सो दो तरीका है रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एक तरीका तो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट दोनों प्रॉब्लम्स में दिखाया कि कंजर्वेशन ऑफ 4 वेक्टर मोमेंटम यूज करके। दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है बेटा बताओ।